Hello students, Assalamu alaikum. It's me, your Lubna teacher. Today we are going to learn English poem A Time to Believe by B.J. Mobitzer. Students, before we start, I must tell you that all the lessons and poems in Standard 8's English textbook is very much inspirational and motivational. इस बुक में जितने भी लेसन और पोएम आपको मिलेंगे वो सब आपके अंदर एक जोश भर देते हैं अपनी लाइफ को कैसे गुजारना है और जो लाइफ अब आगे आपकी आने वाली है उसमें जो आपको सक्सेस हासिल करना है उस सक्सेस के लिए आपको कैसे कड़ी मेहनत करना है, उस कड़ी मेहनत के लिए अपने आप को तैयार करना है, अपने आप पर भरोसा रखना है। लाइफ में आने वाले जो डिफरेंट सिचुएशंस हैं उनको कैसे हैंडल करना है, ये सब जो है हमको इस बुक और इसमें जो लेसन्स हमको दिए गए हैं, जो पोएम्स हमको दी गई हैं, उसके थ्रू हमको सीखने मिलता है। Each and every topic of the book teaches you about life, how to live life, how to behave in difficult situation, how to deal in different circumstances, how to differentiate good and bad and right or wrong and many more. Students, now you all are grown ups. अब आप बड़े हो चुके हो, आपको घर में भी अपने ये बात सुनने मिलती होगी कि भाई अब आप बड़े हो गए हो, अब आपको जो है अच्छे से रहना है, अच्छा बिहेव करना है, आप लोगों से समझदार, हर बात में आप लोगों से समझदारी की उम्मीद की जाएगी। सब चाहेंगे कि आप अच्छे काम करें, लाइफ में सक्सेसफुल हों और अच्छे इंसान बने। तो शायद इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये जितने भी लेसन और पोएम्स दिए गए हैं इनके थ्रू ये कोशिश की गई है कि आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने इनर स्ट्रेंथ, अपने करेज और अपने हार्डवर्क के साथ लाइफ में आगे बढ़ें। मुझे इस बुक का हर एक लेसन, हर एक पोएम बहुत पसंद आता है क्योंकि ये अपने आप में मतलब एक जोश भर देता है हमारे अंदर। और मैं उम्मीद करती हूँ कि पढ़ने और समझने के बाद आप लोगों को भी ये जो लेसन और पोएम्स है ये बहुत अच्छे लगने वाले हैं, मज़ा आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पोएम ऑफ यूनिट 1, अ टाइम टू बिलीव बाय B.J. Mobitzer। तो शुरुआत में ही यहाँ पर बोला गया है टू बिलीव। बिलीव करना क्या होता है? बिलीव करना मतलब यकीन रखना, अपने आप पर भरोसा करना। टू बिलीव, टू ट्रस्ट योर सेल्फ, टू बिलीव इन योर सेल्फ कि लाइफ में चाहे जो हो जाए, चाहे जो भी सिचुएशन हो, मैं हर मुश्किल का सामना कर सकता हूँ या हर मुश्किल का सामना कर सकता हूँ। मैं अपनी ख्वाहिशों, अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ। अपने आप पर भरोसा रखना। यू कैन अचीव ईच एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ इफ़ only you believe in yourself. Now this is the time, a time to believe. This is the time. अब वक्त आ गया है कि आप इस बात को समझें कि आपको अपने आप पर भरोसा रखना है हर सिचुएशन में। चाहे जो हो जाए, आपको अपने आप पर का भरोसा कभी भी टूटने नहीं देना है, अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। तो हम स्टैंजा से स्टार्ट करते हैं। इस पोएम में टोटल 6 स्टैंजाज हैं, तो मैं एक एक स्टैंजा रिसाइट करूँगी और आपको समझाते जाऊँगी उसका मतलब। सो प्लीज़ पे अटेंशन। टू बिलीव इज़ टू नो दैट एवरी डे इज़ अ न्यू बिगिनिंग, इज़ टू ट्रस्ट दैट मिरेकल्स हैपन एंड ड्रीम्स रियली डू कम ट्रू। सी व्हाट पोएट सेज? Poet want to say that if you believe in yourself, then each day is a new beginning for you. हर दिन एक नई शुरुआत करो। हर दिन जो है आप लोग ये समझ लो कि लाइफ में चाहे जो हो जाए, जो कोई भी सिचुएशन आ जाए, आप लोगों को हिम्मत कभी भी नहीं हारनी है। डोंट लूज योर हार्ट, ट्राई अगेन, फिर एक कोशिश करो। क्योंकि वो कहते हैं ना कि नई सुबह, हर नई सुबह जो है वो नई रोशनी के साथ आती है। नई शुरुआत करो। क्योंकि क्या हुआ कि अगर कोई दिन आपका ख़राब चला गया, क्या हुआ अगर कोई दिन आपका जो है आपके साथ कुछ बहुत बुरा हादसा हो गया,
क्या हुआ कि कोई दिन आप बहुत मतलब ज़्यादा परेशानी और तकलीफ़ में घिर गए, तो वहाँ पे आपकी लाइफ एंड नहीं हो जाती है। अपने अंदर की हिम्मत, अपने आप पर भरोसा रखो और फिर एक नई शुरुआत करो, एक नई कोशिश करो। जो पिछला बुरा हो चुका है उसके ऊपर रोते बैठने से, उसी को सोचते रहने से क्या वो बदल जाएगा? नहीं, नहीं बदलेगा। तो फिर बेटर ये है कि एक नई शुरुआत करो, फिर से कोशिश करो, अपने ऊपर भरोसा रखो, तो फिर जीत ज़रूर तुम्हारी होगी। फिर जो तुम चाहते हो वही हो जाएगा। इसलिए द पोएट सेज, बिलीव इन योर सेल्फ एंड एवरी डे इज़ अ न्यू बिगिनिंग, is to trust that miracles happen. miracles मतलब चमत्कार। पोएट सेज के भरोसा रखो कि चमत्कार होते हैं। यानी कि कभी अगर ऐसी सिचुएशन भी आ गई ना कि अब हम क्या कर सकते हैं, अब तो आगे और कुछ नहीं हो सकता, अब तो कोई चमत्कार ही हमको बचा सकता है, तो अपने आप पर भरोसा रखो, तो फिर चमत्कार भी पॉसिबल हैं। लाइफ में बहुत सारे चमत्कार होते रहते जो हमने कभी सोचा भी नहीं है, कभी हमारे ख्याल में भी नहीं आया, कभी हमारे ख्वाब में भी नहीं कि ऐसा भी हो सकता है, और ऐसी बातें लाइफ में हो जाती हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई चमत्कार हो गया, कोई मिरेकल हो गया। तो ट्रस्ट, बिलीव दैट मिरेकल्स हैपन। और अभी देखो, अब आप लोग ये देखो कि रिसेंटली तो अभी एक चमत्कार हुआ है। सोचो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो कि रिसेंटली क्या चमत्कार हुआ है भाई। सब बोलते अरे ये तो चमत्कार हो गया, ये कैसे हो गया? जो आज तक कभी नहीं हुआ वो इस साल हो गया। कुछ ध्यान जा रहा है? अरे भाई, आप लोगों के एग्ज़ाम्स आप लोगों के कैंसिल हो गए, और बगैर एग्ज़ाम दिए आप लोग नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो गए। तो ये कोई चमत्कार से कम है? कभी किसी ने सोचा था कि बगैर एग्ज़ाम दिए, बगैर मेहनत किए हम लोग आगे की क्लास में पास हो जाएंगे? तो ये कभी किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन हुआ। तो ये इस तरीके के मिरेकल्स जो हैं वो किसी ना किसी तरीके से होते रहते हैं लाइफ में। एंड ड्रीम्स रियली डू कम ट्रू। और सपने देखो, पोएट कहते हैं कि अपने सपनों पर रोक मत लगाओ, सपने देखो, क्योंकि सपने सच होते हैं। बट दिस कैन हैपन ओनली व्हेन यू बिलीव इन योरसेल्फ एंड ट्राई टू अचीव दैट ड्रीम। अब देखो, किसी ना किसी ने सपना देखा होगा, ऐसे ख्याल किया होगा कि अरे काश हम चांद पर पहुंच पाते, काश ये चांद को देख पाते, उसे उधर जा पाते, वहाँ पे कौन सी दुनिया है, क्या है, हम देख पाते। तो तब किसी ने अगर ये ख्याल किया होगा तभी तो उसके पीछे कोशिश की होगी, और तभी फिर साइंटिस्ट चांद पर पहुंच पाए। तो इसीलिए पोएट सेज कि ड्रीम्स रियली डू कम ट्रू। तो अपने सपनों पर भी भरोसा रखो। जो तुमको आज बिल्कुल इम्पॉसिबल थिंग लग रही है, जो एकदम नामुमकिन सी बात लग रही है, तो ये मत सोचो कि वो हो ही नहीं सकता है लाइफ में। वो भी हो सकता है, बस ज़रूरत है तुमको अपने आप पर बिलीव करने की, अपनी बात पर भरोसा रखने की। भरोसा रखोगे तो फिर ईच एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर यू। तो ये जो लाइफ में जो लोग, अभी तुमको बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस हासिल की है, लेकिन वो सक्सेस उनको ऐसी आसानी से नहीं मिल गई अचानक से। ऐसा कोई थाली में परोस के नहीं दे दिया उन लोगों को सक्सेस। उसके पीछे पहले तो उनकी बहुत मेहनत है, लेकिन वो मेहनत से भी पहले की जो की है ना, पहले की जो चाबी है वो है बिलीव, अपने आप पर भरोसा रखना, टू ट्रस्ट आवरसेल्फ। तो दिस इज़ द पोएट वांट टू से कि बिलीव इन योरसेल्फ, then each and every day is a new beginning for you, and trust that miracles happen and dreams really do come true। ये जो है पोएट हमको बताने की कोशिश कर रहे हैं। Now next stanza, to believe is to see angels dancing among the clouds, to know the wonder of a stardust sky
and the wisdom of the man in the moon. अब यहाँ पर पोएट हमको बोल रहे हैं कि बिलीव करो कि एंजल्स होते हैं और वो बादलों पर डांस कर रहे हैं. अगर तुमको ऐसा लगता है तो बिलीव करो, भरोसा रखो जो भी तुम्हारा इमेजिनेशन. अब ये एंजल्स क्या है, आपको पता है एंजल्स क्या है? कभी देखे आप लोगों ने? एंजल्स यानी परियाँ. क्या देखे? परियों को देखे कभी आप लोगों ने? आप सब यही बोलेंगे कि नहीं, परियों को हमने ऐसे सामने तो नहीं देखे हैं, लेकिन हाँ मूवी में देखा है, कार्टून्स में देखा है, जो बच्चों के सीरियल्स आते हैं उनमें देखा है. तो जब भी ये परियों की बात होती है तो हमारे सामने एक इमेज आ जाती है परियों की, जैसे जो वाइट ड्रेस में होते हैं, जिनके पीछे पर लगे होते हैं, हाथों में एक जादू की स्टार वाली छड़ी होती है और वो आसमान में बादलों की तरफ उड़ते रहते हैं. तो ये उनसे रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज़ और कहानियाँ भी सब हैं परियों की, जो बचपन में सुने हैं हम लोगों ने, और वो सुन के हमको लगता है हाँ परियाँ हैं, परियाँ सच हैं. तो अब एक्चुअल में ये हमारा इमेजिनेशन है. तो पोएट सेज कि जो भी तुम्हारा इमेजिनेशन है उस पर बिलीव करो, भरोसा रखो, उसको गलत मत समझो. अगर तुमको है भरोसा उस बात पे तो है, अपने भरोसे पर कायम रखो. Here the poet wants us to believe our imagination. Poet urges us to think beyond your limits and do not stop to imagine. हमको जो है अपने इमेजिनेशन को कोई फुल स्टॉप नहीं देना है, कोई लिमिट मत बांध दो कि नहीं इतना ही सोचना है और इसके आगे नहीं सोचना है क्योंकि हम इसके आगे नहीं कर सकते. नहीं, अपने इमेजिनेशन को जो है आगे बढ़ाओ, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम इमेजिन करोगे उतना ही ज़्यादा फिर तुम अपनी सोच पर, अपने भरोसे के लिए काम करोगे, हार्डवर्क करोगे और तब जाके तुमको उसमें सक्सेस हासिल. अब क्या आज किसी ने ये सोचा था कि ये जो हमारी स्टडीज़ हैं, हमारी जो स्कूल है वो घर पर ही चल कर आ जाएगा, स्कूल जाना नहीं पड़ेगा? हाँ, लेकिन क्या हम हिम्मत हार गए? हमने हमारी सोच, हमारी जो लिमिट थी उसको हमने आगे बढ़ाए कि अगर हम स्कूल तक नहीं जा सकते तो फिर अलग वे ऑफ टीचिंग क्या हो सकता है. तो अब यहाँ पर अगर हम इतना आगे नहीं सोचते तो आज ये टीचिंग भी पॉसिबल नहीं हो पाती. तो द पोएट सेज डू नॉट टेक अ फुल स्टॉप टू योर इमेजिनेशन. अब जो भी तुम इमेजिन करते हो, जो भी तुम सोचते हो, उस पर बिलीव रखो, उस पर भरोसा करो. टू नो द वंडर ऑफ अ स्टारडस्ट स्काई. स्टारडस्ट स्काई, स्टारडस्ट मीन्स हैविंग मैजिकल क्वालिटी. तो पोएट सेज कि बिलीव करो कि ये जो स्काई है इसके अंदर मैजिकल क्वालिटी है. ये जो शाइनी मून, ये जो ट्विंकलिंग स्टार्स है, स्करिंग क्लाउड्स है, तो पोएट सेज ये जो वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल स्काई है इसको समझो, इस पर भरोसा रखो. Poet says we should believe in the wonderful and beautiful sky up there and to believe in its magical quality. And the wisdom of the man in the moon. Man in the moon. चांद पर रहने वाला आदमी. यहाँ पर जो है पोएट हमको बता रहे हैं कि जब हम ये फुल मून देखते हैं तो उसमें तुमको कोई ना कोई इमेजेस दिखाई देती हैं. हर बार देखो जब हम चांद को गौर से अगर देखेंगे तो हमको ऐसा लगता है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा इमेजेस बनी हुई है और इससे रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज़ भी है. जैसे कोई कुछ कहते हैं कि अरे वहाँ पर तो एक बूढ़ी औरत है जो झाड़ू के साथ रहती है अपने, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वहाँ पर एक आदमी है जो हमेशा चरखा चलाते रहता है. तो इस तरीके से बहुत सारी अलग अलग कहानियाँ जो हैं वो चांद पर रहने वाले आदमी को लेकर बनी हुई है. तो पोएट सेज कि अगर तुमको लगता है कि ऐसा है, वहाँ पे कोई एक आदमी है जो बहुत ही उस आदमी के अंदर वाइज क्वालिटी है, ही इज़ हैविंग वाइज क्वालिटी, तो तुम उस पर भरोसा रखो, तुम उसको गलत मत समझो. पोएट सेज when we see a full moon we can see some pictures in it like animals or trees or a man. So here there is a wonder of a man who reside on the moon with great knowledge and amusement over there.
तो अब अगर ये पूरा स्टैंजा अगर तुम देखेंगे ना, तो इस पूरे स्टैंजा में पोएट इज सेइंग अबाउट एंजल्स, अबाउट मैजिकल क्वालिटी ऑफ स्काई, अबाउट द मैन इन द मून. तो व्हाट्स द कंक्लूजन? क्या कंक्लूजन है उसका? ये क्यों ये सब की बातें कर रहे हैं? तो दे ऑल आर इन आर इमेजिनेशन. ये सब जो है एंजल्स है, द मैन इन द मून है, ये सब हमारे इमेजिनेशन में है. तो द पोएट वांट्स अस टू बिलीव इन आर इमेजिनेशंस एंड मेक आर बिलीफ एट द हाईएस्ट पॉइंट. और अपना जो भरोसा है उसको सबसे ऊपर रखो, उसको डाउन मत होने दो. नाउ द नेक्स्ट स्टैंजा. To believe is to know the value of a nurturing heart, the innocence of a child's eyes, and the beauty of an aging hand. For it is through their teachings we learn to love. अब यहाँ पर जो है पोएट हमको कह रहे हैं नर्चरिंग हार्ट. नर्चरिंग मीन्स प्रोवाइडिंग नरिशमेंट, केयर एंड प्रोटेक्शन. तो कौन है जो हमको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है, केयर करता है, हमको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है? दे आर आवर पेरेंट्स, हमारे माँ बाप, जो हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं छोटे से लेकर बड़े होने तक, हमारे खाने पीने का, हमारे प्रोटेक्शन का, हमको हमारी पढ़ाई लिखाई का, हर चीज़ का हमारे जो है ख्याल रखते हैं. तो उसकी वैल्यू, उसकी अहमियत को समझो. द इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड्स आइज़. एक छोटे से बच्चे को आप लोगों ने देखे, बहुत ही छोटा बच्चा, उसकी आँखों में देखो, उसकी आँखों में कितनी मासूमियत होती है. इनोसेंस मतलब मासूमियत. तो कितनी मतलब उसकी आँखें प्योर होती हैं. अगर उसकी नज़र से तुम देखते हो तो ये जो दुनिया है ये तुमको एकदम अच्छी नज़र आएगी, एकदम साफ नज़र आएगी. इसमें कोई झूठ, कोई गुनाह, कोई कपट तुमको नज़र नहीं आएगा. तो द पोएट वॉन्ट्स अस टू बिलीव इन द इनोसेंस, इस मासूमियत, इस प्योरिटी पर भरोसा रखो. ये दुनिया भी उतनी ही अच्छी है. एंड द ब्यूटी ऑफ एन एजिंग हैंड. एजिंग हैंड, एजिंग मीन्स ग्रोइंग ओल्ड. तो क्या आप लोगों ने अपने जो घर के बड़े बूढ़े हैं, जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, कभी इनके हाथों को, इनके चेहरे को देखा है? उस पर कैसे झुर्रियाँ आ जाती है. तो ये जो झुर्रियाँ हैं ये उनकी लाइफ की बदसूरती नहीं, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ देयर लाइफ. ये खूबसूरती है. द पोएट सेज दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ एन एजिंग हैंड. क्यों खूबसूरती है? क्योंकि यही वो हाथ हैं जो हमारे साथ उनकी लाइफ के जो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करते हैं. क्योंकि यही वो हाथ हैं जो प्यार से हमारे सर पे, हमारे पीठ पे हाथ फिराते हैं और हमारे साथ अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं. हमको बहुत कुछ सिखाते हैं लाइफ के में, कुछ अच्छा, कुछ बुरा, जो भी हम अच्छी बातें हैं, जो भी हमको लाइफ में जिन बातों से बचना चाहिए वो सब हमको ये सिखाते हैं. और उनके प्यार से ही हम प्यार करना सीखते हैं. वी लर्न टू लव फ्रॉम देम. तो हियर इन दिस स्टैंजा poet says you should also understand the value of a nurturing heart and the purity of the word and the aging hand. So protectively they hold the hands of their child. They share their experiences with us, and through their teachings we learn many things in our life. We learn to love. तो इन सब बातों पर हमको बिलीव रखना है, इन सब बातों को हमको समझना है. नेक्स्ट स्टैंजा. To believe is to find the strength and courage that lies within us when it is time to pick up the pieces and begin again. Oh, these are my favorite lines. Here the poet says, at any point of life, you should not lose your hope.
कभी भी, चाहे जो भी सिचुएशन आ जाए, कितनी ही कठिन से कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, कितना ही मुश्किल समय क्यों ना आ जाए, तुमको अपनी हिम्मत नहीं हारनी है. Whenever you feel low, whenever you feel like you are good for nothing, whenever you feel this is over, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कुछ बाकी नहीं रहा, अपनी पूरी हिम्मत आपकी टूट चुकी है उस वक्त, तब भी डोंट लूज योर होप, तब भी अपना भरोसा, अपनी उम्मीद मत छोड़ो. जस्ट से टू योर सेल्फ दैट यू आर द वन हु कैन अचीव एनीथिंग यू वांट. अपने आप पर भरोसा रखो, अपने आप से बोलो कि मैं हिम्मत नहीं हार सकता, मैं जो चाहता हूँ मैं वो कर सकता हूँ. There is a lot of strength and courage which lies within you, inside you. तुम्हारे अंदर बहुत सारी ताकत, बहुत सारी हिम्मत जो तुम्हारे अंदर है, उसको बाहर निकालो. Bring it out. Believe in your inner strength and bravery and bring it out. Whenever you feel that you have failed in life, at that time never forget that there is always a sunrise and a new beginning. फर्स्ट स्टैंजा में हमने पढ़े ना अभी कि कभी भी हमको चाहे जो सिचुएशन हो जाए, हमको हिम्मत नहीं हारनी है. हमेशा हमको ये बात ध्यान में रखनी है कि फिर एक नया दिन आएगा, फिर हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं. लेकिन ये तुम तभी कर सकते हो जब तुम अपने अंदर की हिम्मत, अपनी ताकत को पहचानो, उस पर भरोसा रखो. After a shocking event, you needed only two things. Just pick up all your hopes, pick up the pieces. यहाँ पर वर्ड दिया गया pick up the pieces. It means return to normal after a shocking or disaster event. कुछ भी अगर बुरा हुआ है तो उसके बाद में फिर से अपनी हिम्मत, अपनी जो उम्मीद है उसको बटोर लेना, उसको जोड़ लेना. तो you need only two things. Just pick up all your hopes and begin again. फिर एक नई शुरुआत करो. कोशिश करते रहो, कोशिश से कभी भी हार मत मानो. कोशिश करते रहने में ही आगे तुम्हारी जीत है. नेक्स्ट आंसर. To believe is to know we are never alone. That life is a gift and this is our time to cherish it. ये बहुत अच्छी बात यहाँ पे पोएट ने बोले हैं. पोएट सेज कि अपने आप को कभी भी अकेला मत महसूस करो. कभी ये मत सोचो दैट यू आर अलोन, अरे अब मैं अकेला हो गया हूँ, मेरा कोई साथ नहीं देता, कोई मुझे नहीं समझ पाता है. और ऐसी सिचुएशन में कभी भी कोई रॉन्ग स्टेप मत लो. कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो. अरे भाई, तुम्हारे साथ तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हारे टीचर्स, तुम्हारे मेंटोर्स हैं, तुम्हारे गुड फ्रेंड्स हैं जो हमेशा हर मुश्किल में तुम्हारा साथ देंगे, जो तुमको सही रास्ता बताएंगे, जो हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहते हैं, जो तुम्हारी फ़िक्र करते हैं, तुमको तुम्हारे लिए केयर करते हैं, तुमको प्रोटेक्ट करते हैं. तो वो सब तो है ही हैं, ये तो एक अलग बात होगी. लेकिन उसी के साथ एक और चीज़ भी तो तुम्हारे पास है. अभी तो हमने ऊपर के स्टैंजा में पढ़े, you have inner strength and courage within you which lies within you. तो अपने अंदर की हिम्मत, अपने ताकत पर भरोसा रखो ना कि वो तुम्हारे साथ है. चलो बाकी सब वो भी हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो भी हैं. पर अगर लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि तुम उन सब से भी कुछ शेयर नहीं कर सकते, तो तब भी तुमको अपने आप को अकेला नहीं समझना है. उस सिचुएशन में भी यू हैव इनर स्ट्रेंथ एंड करेज विद इन यू. उस पर भरोसा रखो, उसको अपनी ताकत बनाओ और फिर आगे बढ़ो. नेवर फील दैट यू आर अलोन. ऑलवेज रिमेंबर यू आर नेवर अलोन. तुम स्ट्रांग हो, तुम बहुत करेजियस हो. ये ध्यान में रखो, इस बात पर बिलीव रखो. दैट लाइफ इज़ अ गिफ्ट. जो लाइफ है, जो ज़िंदगी है, ये गॉड, ये अल्लाह का दिया हुआ एक बहुत ही प्रेशियस गिफ्ट है तुम्हारे लिए. लाइफ इज़ अ गिफ्ट फॉर यू. सो लव योर लाइफ. अपनी लाइफ से प्यार करो.
कभी भी नफरत मत करो कि अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मुझे ही ऐसा क्यों मिला ज़िंदगी में। अपनी लाइफ से मतलब कोसो मत उसको, लाइफ को, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। कंप्लेंट मत करो लाइफ से, अपनी लाइफ से प्यार करो और उसको चेरिश करो। बट दिस कैन ओनली हैपन व्हेन यू बिलीव इन योरसेल्फ। तुम तभी अपनी लाइफ से प्यार कर पाओगे, तभी तुम ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे, व्हेन यू बिलीव इन योरसेल्फ। दिस लाइफ इज़ अ वेरी प्रेशियस गिफ्ट, so hold it carefully and cherish it. Cherish it means hold something as very dear and of great value. तो उसकी अहमियत को समझो और उसको खुशी से जियो अपनी ज़िंदगी को। Now the last stanza of the poem. To believe is to know that wonderful surprises are just waiting to happen, and all our hopes and dreams are within reach, and if only we believe. In the last stanza, the poet says, this life is full of great and wonderful surprises, and they are just waiting to happen. बहुत सारे अच्छे सरप्राइजेस, बहुत सारे अच्छे काम आपकी ज़िंदगी में होने वाले हैं, अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली है और वो बस पहुंचने ही वाली है आप तक। आपकी जितनी भी उम्मीदें हैं, जितने भी ड्रीम्स हैं, ऑल योर होप्स एंड ड्रीम्स आर विद इन रीच। विद इन रीच मीन्स पॉसिबल टू अचीव, बस आप तक पहुंचने ही वाली है। सब आपको ज़िंदगी में पूरा हो जाएगा, मिल जाएगा, इफ़ ओनली वी बिलीव, अगर सिर्फ और सिर्फ तब जब आपको अपने आप पर भरोसा है। All your hopes and dreams are within your reach. All things are possible to achieve only if you believe in yourself. Oh, it's a lovely poem written by B.J. Morbitz. है ना? पोएम पढ़ने के बाद एक जोश आ जाता है ना हमारे अंदर कि हाँ, हमको भी लाइफ में अपने आप पर भरोसा रखना है, अपने आप पर भरोसा रखकर अपनी इनर स्ट्रेंथ, अपनी करेज को समझना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। जो लाइफ में जो कोई भी सक्सेस हम हासिल करेंगे, उस सक्सेस के पीछे हार्डवर्क तो होता ही है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उस मेहनत से भी पहले ज़रूरी है दैट यू बिलीव इन योरसेल्फ। जब तक आपको अपने आप पर भरोसा नहीं होगा तो आप ना वो हार्डवर्क कर पाएंगे और फिर ना वो सक्सेस आपको मिल पाएगी। तो इट्स अ लवली पोएम। हियर वी हैव फिनिश्ड द एक्सप्लेनेशन। अगर आपने ये पूरी पोएम देखे होंगे तो इस पूरी पोएम में राइमिंग स्कीम नहीं है। राइमिंग स्कीम ऐसा होता है ना, जैसे लास्ट का जो वर्ड है जो सेम साउंड करता है, सेम राइम्स होते हैं, राइमिंग वर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको स्टेंजा में आप देख लो कि लास्ट की लाइन में आपको कोई भी राइमिंग वर्ड नहीं दिखेंगे। तो जब भी ऐसा होता है ना कि जब राइमिंग स्कीम नहीं होती है तो कहते हैं द पोएम इज़ इन फ्री वर्स। क्या कहा जाता है? द पोएम इज़ इन फ्री वर्स। तो इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं, देयर इज़ नो राइमिंग स्कीम इन द पोएम, इट्स इन फ्री वर्स। नाउ वी विल स्टार्ट with the workshop। ये भी कर लेते हैं आज ही। द फर्स्ट क्वेश्चन इज रीअरेंज द लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स ऑकरिंग इन द पोएम। अब यहाँ पे जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स में हमको जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनका अरेंजमेंट रॉन्ग है, आगे पीछे अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, उससे करेक्ट अरेंज करके हमको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। और ये सारे वर्ड्स पोएम में ही हैं, कहीं बाहर से हमको नहीं ढूंढना है, ये सारे वर्ड्स पोएम में हैं। ये सेम अल्फ़ाबेट्स जिस वर्ड में आ रहे हैं वो मीनिंगफुल वर्ड हमको यहाँ पर लिखना है। जैसे फर्स्ट वर्ड है CLEARMIS, तो यही सारे अल्फ़ाबेट्स से कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है ये हम पोएम में देखेंगे।
So look into the first stanza, third line. First stanza, third line. MIRACLES, मिरेकल्स. देखो सारे अल्फ़ाबेट्स उसमें क्लियरली आ गए, कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं छुड़ा. मतलब इसका जो अरेंजमेंट है, करेक्ट अरेंजमेंट, मीनिंगफुल वर्ड है मिरेकल्स. Second word is SOWMID. SOWMID. तो पोयम में देखो, पोयम में है सेकेंड स्टैंजा फोर्थ लाइन, WISDOM, विजडम. सेकेंड स्टैंजा फोर्थ लाइन, विजडम दिया हुआ है. थर्ड वर्ड स्पेलिंग आपको सामने दिखाई दे रही है, तो इससे मीनिंगफुल वर्ड बनता है करेज. करेज इज रिटन इन द फोर्थ स्टैंजा सेकेंड लाइन. फोर्थ स्टैंजा सेकेंड लाइन, करेज. इसके बाद है जो स्पेलिंग दी गई है फोर्थ वन में, उसका मीनिंगफुल वर्ड है सरप्राइजेज. सरप्राइजेज इज रिटन इन द लास्ट स्टैंजा सेकेंड लाइन. लास्ट स्टैंजा सेकेंड लाइन, SURPRISES, सरप्राइजेज. इसके बाद फिफ्थ वर्ड है जिसका करेक्ट अरेंजमेंट है ब्यूटी. ब्यूटी इज रिटन इन द थर्ड स्टैंजा थर्ड लाइन. थर्ड स्टैंजा थर्ड लाइन, BEAUTY, ब्यूटी. सिक्स्थ वर्ड का करेक्ट अरेंजमेंट है ड्रीम्स. ड्रीम्स इज रिटन इन द फर्स्ट स्टैंजा फोर्थ लाइन, DREAMS, ड्रीम्स. सेवेंथ वर्ड का करेक्ट अरेंजमेंट है वैल्यू. वैल्यू इज रिटन इन द थर्ड स्टैंजा फर्स्ट लाइन, VALUE, वैल्यू. एट्थ वर्ड का करेक्ट अरेंजमेंट है वंडर. सेकेंड स्टैंजा थर्ड लाइन, WONDER, वंडर. ठीक है, इस तरीके से करेक्ट अरेंजमेंट करके लिखना है. Now next question, write words from the poem that describes the following. Sky. अब यहाँ पर क्या करना है कि ये जो वर्ड्स दिए गए ना, स्काई, हार्ट, हैंड, बिगिनिंग, सरप्राइजेज, इसी के लिए डिस्क्राइबिंग वर्ड्स पोएम में दिए गए हैं. जैसे स्काई है तो स्काई कैसा है, हार्ट कैसा है, हैंड कैसे है, बिगिनिंग कैसी बिगिनिंग है, सरप्राइजेस कैसे सरप्राइजेस हैं. तो जो एडजेक्टिव वर्ड हम बोलते हैं ना, तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स पोएम में दिए गए. तुमको करना सिर्फ ये है कि तुम ये वर्ड ढूंढो. जैसे स्काई दिया गया है तो स्काई वर्ड पोएम में कहाँ पर है वो ढूंढो. तो स्काई से जस्ट पहले ही उसका डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है, तो वो तुमको यहाँ पर लिखना है कि स्काई कैसा है. तो चलो देखते हैं पोएम में. पहले तो हमने पोएम में स्काई वर्ड ढूंढ लिए, विच इज़ इन द सेकेंड स्टैंजा थर्ड लाइन. स्काई के साथ में देखो दिया गया है स्टार डस्ट, जिसकी मीनिंग मैंने आपको बताई थी. स्टार डस्ट की मीनिंग क्या बताई थी, हैविंग मैजिकल क्वालिटी. तो स्काई, हाउ इज द स्काई, स्टार डस्ट स्काई. तो दिस इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड ऑफ स्काई. तो तुम लिखोगे स्टार डस्ट स्काई. नेक्स्ट वर्ड इज हार्ट. तो देखो इन द थर्ड स्टैंजा फर्स्ट लाइन, हार्ट, हाउ इज द हार्ट, नर्चरिंग हार्ट. नर्चरिंग इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज हैंड. इसी स्टैंजा में देखो थर्ड लाइन, हैंड, एजिंग हैंड. तो एजिंग इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज बिगिनिंग. Beginning is given in the first stanza, new beginning. New beginning. Next word is surprises. Surprises is given in the last stanza, wonderful surprises. So wonderful is the describing word.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज से वाई। अब यहाँ पर तुमको ये बताना है कि ये जो भी सेंटेंसेस दिए गए हैं ऐसा क्यों क्यों कहा गया है, ऐसा क्या ऐसा। फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्काई हैज़ अ मैजिकल क्वालिटी। स्काई के अंदर मैजिकल क्वालिटी है, ऐसा क्यों कहा गया है। स्टारडस्ट स्काई ये बोला गया था ना, तो स्टारडस्ट स्काई मीन्स हैविंग मैजिकल क्वालिटी, तो ऐसा क्यों कहा गया है। तो अब आपने पोएम समझ चुके हैं, सब पढ़ चुके हैं, तभी आप लोगों को जो भी समझ में आता है, जो भी आपने अभी ध्यान किए कि ऐसा क्यों कहा गया है, तो पहले तो उसको सोचो, उसको सोच के अपने सेंटेंसेस में फ्रेम करने की कोशिश करो। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में ना रटने वाली बात नहीं रह गई है, तो यहाँ पे तुमको बहुत सारे ऐसे जो क्वेश्चंस आएंगे तुमको पर्सनल रिस्पॉन्स वाले, वहाँ पे तुमको अपने सेंटेंसेस फ्रेम करने आना चाहिए। तो अभी पहले तो हम ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया है कि द स्काई हैज़ अ मैजिकल क्वालिटी, क्योंकि देखो अभी वहाँ पर हमने पढ़े कि एंजल्स आर डांसिंग अमंग द क्लाउड्स एंड द विजडम ऑफ द मैन इन द मून एंड द स्काई इटसेल्फ हैज़ ट्विंकलिंग स्टार्स, शाइनी मून एंड स्करिंग क्लाउड्स, तो दैट्स वाई इट इज़ सेड दैट स्काई हैज़ अ मैजिकल क्वालिटी, इसीलिए कहा गया है कि द स्काई हैज़ अ मैजिकल क्वालिटी। तो लिखेंगे आंसर, मैं बोलते जाती हूँ। because we can see angels dancing among the clouds, because we can see angels dancing among the clouds, the wisdom of the man in the moon, the wisdom of the man in the moon, and there are clouds, twinkling stars and shiny moon in the sky. That's why it is said that the sky has a magical quality. Understood? Next, even an aging hand has beauty. Why it is said that aging hand has beauty? अभी हमने पढ़े ना, एजिंग हैंड्स जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के हाथ होते हैं, दे शेयर देयर वंडरफुल एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ with us, they protect us, they care for us, they teach us how to love, we learn from them how to love, so that's why it is said that aging hand has beauty. तो लिखो, as their hands, as these hands taught us to love, as these hands taught us to love, and they share their wonderful experiences of life with us. They care for us and protect us. They care for us and protect us. That's why it is said that an aging hand has beauty. Next, we should believe that we are strong and courageous. We should believe that we are strong and courageous. क्यों हमको ऐसा सोचना चाहिए कि हम स्ट्रॉन्ग हैं, हम करेजियस हैं? क्योंकि अगर हम अपने आप पर इस तरीके का बिलीव रखेंगे, अपने आप पर भरोसा रखेंगे, तभी तो हम जो लाइफ के डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस है, जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस है, उससे बाहर आ पाएंगे। करेक्ट? अगर हम हिम्मत रखेंगे तभी तो हम अपनी उम्मीदों को फिर से इकट्ठा करके एक नई शुरुआत कर पाएंगे। यही तो हमने समझे थे ना पोएम के स्टैंजा में। तो इसी को आपको सेंटेंसेस में फ्रेम करना है। वी शुड बिलीव दैट वी आर स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस so that, लिखो, so that we can overcome easily
we can overcome easily from all our difficulties and problems. After a shocking event, we should believe in our inner strength. And courage and pick up all our hopes and begin again. Next question is, make a list of 6 things that the poet wants us to accept as true. इस पोयम में बहुत सारी बातें हैं ना जो पोएट हमसे बोल रहे हैं कि इसको सच मानो, उस पर भरोसा रखो, जो भी तुम्हारा इमेजिनेशन है, जो भी तुम सोचते हो उस पर भरोसा रखो। तो ऐसी कौन सी लाइंस है जिससे ये प्रूफ हो रहा है कि द पोएट वांट्स दीज थिंग्स टू एक्सेप्ट अस एज ट्रू। तो फर्स्ट लाइन तो फर्स्ट स्टैंजा में ही है, टू बिलीव, टू ट्रस्ट दैट मिरेकल्स हैपन। द पोएट वांट्स अस टू ट्रस्ट दैट मिरेकल्स हैपन, फर्स्ट हो गया। सेकंड है, द पोएट वांट टू बिलीव अस दैट ड्रीम्स रियली डू कम ट्रू। द पोएट वांट्स अस टू बिलीव that dreams really do come true. थर्ड लाइन हम क्या लिखेंगे? The poet wants to believe us that the angels are dancing among the clouds. The poet wants us to believe that angels are dancing among the clouds. फोर्थ क्या लिखेंगे? The poet wants us to know the wonder of a stardust sky. कि स्काई में मैजिकल क्वालिटी है, इस पर भी हमको बिलीव करने बोला जा रहा है। फोर्थ वन हो गया। फिफ्थ वन लिखो, The poet wants us to believe that we are never alone. कि हम अकेले नहीं हैं, we are never alone. फिफ्थ हो गया। लास्ट लिखो, The poet wants us to believe that wonderful surprises are just waiting to happen. These are the 6 lines that poet wants us to accept as true. Next question, find from the poem positive qualities to fill up the web. अभी ना अक्सर करके आप लोगों के जो स्टैंजाज होंगे, जो पैसेजेस होंगे एग्जाम में, तो उसमें ये फिल द वेब का एक कॉमन क्वेश्चन आप लोगों को आता ही है, तो इस पर ध्यान दो। तो यहाँ पर दिया है पॉजिटिव क्वालिटीज़, बहुत सारी पॉजिटिव क्वालिटीज़ जो है हमको यहाँ पर पोएम में बताई गई हैं, है ना। वो पोएम तो भरी हुई है पॉजिटिव क्वालिटीज़ से, क्योंकि यही तो पोएम हमको सिखा रहा है कि अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। तो क्या पॉजिटिव क्वालिटीज़ इस पोएम में यूज़ की गई है? तो सबसे पहला तो यही कि टू बिलीव इन योर सेल्फ, टू ट्रस्ट योर सेल्फ, है ना, और न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करो, है, और इनर स्ट्रेंथ और करेज, इसके बारे में बात की गई है। टू लव, है ना, टू लव ये भी पॉजिटिव क्वालिटी है। टू वैल्यू, अहमियत समझना, ये भी पॉजिटिव क्वालिटी है। बहुत सारी पॉजिटिव क्वालिटीज़ यहाँ पर यूज़ की गई हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज, टू बिलीव इज टू सी एंजल्स डांसिंग अमंग द क्लाउड्स। अब ये देखो, ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है ना, ये फिगर्स ऑफ स्पीच का है।
फिगर्स ऑफ स्पीच 7th में ही आपको बहुत सारी इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं, जैसे एलिट्रेशन है, सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है। ये लास्ट ईयर आप लोगों ने सीख चुके होंगे और अभी वो सब भी फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ में आएंगी और कुछ नई फिगर्स ऑफ स्पीच भी इस साल आपको इंट्रोड्यूस की जाएंगी। तो इस तरीके से जो है फिगर्स ऑफ स्पीच का एक कॉमन क्वेश्चन पेपर में ज़रूर स्टैंजा के साथ होता ही है। ये दो तरीके से हो सकता है, या तो तुमको फिगर ऑफ स्पीच का नाम दिया गया रहेगा और तुमको लाइन पिकअप करने बोला जाएगा स्टैंजा में से कि कौन सी लाइन ये फिगर्स ऑफ स्पीच इंडिकेट कर रही है और उसको एक्सप्लेन करना है, या फिर तुमको लाइन दी हुई रहेगी और उस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है तुमको उस फिगर ऑफ स्पीच का नाम बताना पड़ेगा और उसका एक्सप्लेनेशन। तो दोनों ही सूरतों में तुमको एक्सप्लेन तो फिगर ऑफ स्पीच को करना ही है कि कैसे तुमको लगता है कि इस लाइन में ये फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है। इन दो तरीक़ों से फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन आपको पेपर में आता है। अब जैसे फर्स्ट वन अभी यहाँ पर जो है हम लोग वो कर लेते हैं, बाकी एक टाइम मैं निकाल के फिगर ऑफ स्पीच जैसे ग्रामर वगैरह मैं एक्सप्लेन करूँगी तो हम लोग सब सारी फिगर्स ऑफ स्पीच भी एक साथ सारे डेफिनेशंस और एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। कोई एक ना एक दिन हम लोग फिगर ऑफ स्पीच का एक स्पेशल लेक्चर रखेंगे। तो अभी जो यहाँ पर है वो हम पढ़ लेते हैं। टू बिलीव इज़ टू सी एंजल्स डांसिंग अमंग द क्लाउड्स। अभी यहाँ पर देखो एंजल्स जो है वो नॉन ह्यूमन बीइंग है और डांसिंग इज़ अ ह्यूमन क्वालिटी। तो जब भी किसी नॉन ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन क्वालिटी प्रोवाइड की जाती है इन द पोएटिक लाइन, तो दिस काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। तुम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, उसको पढ़कर भी समझ सकते हो। द एबो लाइन कंटेन अ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक डांसिंग। डांसिंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है, ह्यूमन क्वालिटी है। गिवन टू समथिंग नॉन ह्यूमन, एंजल्स। एंजल्स जो कि नॉन ह्यूमन है उसको दे दिया गया है। दैट्स वाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट, टू बिलीव इज टू नो दैट एवरी डे इज अ न्यू बिगिनिंग। टू बिलीव इज टू नो दैट लाइफ इज अ गिफ्ट। अब ये जो दो लाइन है ना, ये दो लाइन में देखो एवरी डे इज अ न्यू बिगिनिंग, लाइफ इज अ गिफ्ट, ये जो है जनरल ट्रूथ शो करते हैं। जैसे जब हम पोएटिक लाइन में कोई कहावत, कोई प्रोवर्ब, कोई सेइंग यूज़ करते हैं तो वो जो है फिगर ऑफ स्पीच कहलाती है एपिग्राम। ये न्यू है आप लोगों के लिए एपिग्राम, तो इसको समझो। देखो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया है। लाइन्स इन पोइट्री सच एज द अबोव स्टेट अ जनरल ट्रूथ एंड कैन बी यूज्ड एज सेइंग और एपिग्राम क्लोजली रिजेंबल्स अ प्रोवर्ब। एपिग्राम जो है वो प्रोवर्ब दर्शाते हैं, रिजेंबल करते हैं। अक्सर करके जो कहावतें होती है उनको जो है एपिग्राम के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो फाइंड फ्रॉम द पोएम 3 अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एपिग्राम। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एपिग्राम अब यहाँ पर 2 तो हो चुकी हैं, दैट एवरी डे इज़ अ न्यू बिगिनिंग एंड लाइफ इज़ अ गिफ्ट। अब इसके अलावा और कौन से वर्ड्स हैं जो बताते हैं एपिग्राम, जिसमें हमको कोई प्रोवर्ब नज़र आता है। प्रोवर्ब के लिए यहाँ पर एक ये हो गया, ड्रीम्स रियली डू कम ट्रू। ड्रीम्स रियली डू कम ट्रू। और एक ये हो गया, टू फाइंड द स्ट्रेंथ एंड करेज दैट लाइज विद इन यू। ये हो गया, ये भी है, पिक अप द पीसेज एंड बिगिन अगेन। लाइफ इज़ अ गिफ्ट तो वहाँ पर दिया हुआ था। वी आर नेवर अलोन, ये भी एक लाइन है, टू नो दैट वी आर नेवर अलोन। ऑल आर होप्स एंड ड्रीम्स आर विद इन रीच। ये सब जो है एज अ प्रोवर्ब, एज अ जनरल ट्रूथ हम ले सकते हैं। तो दीज लाइन्स आर एपिग्राम। तो पर्सोनिफिकेशन और एपिग्राम के अलावा भी तुम्हारे पोएम में और भी फिगर्स ऑफ स्पीच है, जैसे कि एलिट्रेशन। एलिट्रेशन बहुत ही इजी फिगर्स ऑफ स्पीच है कि जब किसी लाइन में सेम साउंड ऑफ अल्फ़ाबेट यूज़ होता है फॉर द पोएटिक इफेक्ट, इट इज़ कॉल्ड एलिट्रेशन। जैसे in the first stanza you can see dreams really do come true,
Here the sound of alphabet D is repeated, that's why it is alliteration. ठीक है. In the second stanza, stardust sky, the sound of S is repeated. Man in the moon, the sound of M is repeated. तो बहुत सारे alliteration की तो बहुत सारी examples मिल जाती हैं. अंडरस्टूड. तो इस तरीके से और भी फिगर्स ऑफ स्पीच है जो हम लोग बाद में देखेंगे. यहाँ पर आपकी पोएम का एक्सप्लेनेशन और इसका वर्कशॉप कंप्लीट हो जाता है. आप लोगों को करना ये है कि एक बुक आप लोग अलग बनाएंगे, जैसे मैथ्स के लिए एक बुक बनाएंगे और बाकी अलग सब्जेक्ट्स के लिए एक ही बुक बनेगी, उसी में बाकी सब्जेक्ट्स का काम होगा. यानी हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक बनाने की ज़रूरत नहीं है. 2 बुक आपकी रहेगी. एक मैथ्स के लिए रखो, मैथ्स का होमवर्क उसमें करो, और एक अदर सब्जेक्ट्स के लिए रखो जिसमें जो सब्जेक्ट होगा सिर्फ उस पर हेडिंग डालनी है, सब्जेक्ट का नाम डालना है और लेसन का नाम डालना है और वो अपना होमवर्क करना है. तो अभी आज यहाँ पर तुम लोग देखेंगे पोएम के पेज पर ना आप लोगों को बहुत सारी मीनिंग्स दी हुई है, वोकैबुलरी दी हुई है, तो आपको वो मीनिंग्स भी लिखना है. प्लस आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जितना वर्कशॉप मैंने करवाई हूँ ये भी आपको आंसर्स के साथ नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखना है और इसको याद भी करना है. और देखो जैसे जैसे जो काम दिया जा रहा है ना उसी टाइम पे पूरा कर लो, क्योंकि फिर जब नेक्स्ट लेक्चर होगा फिर उसका काम बढ़ेगा, फिर उसके बाद लेक्चर होगा उसका काम बढ़ेगा, तो फिर वो पेंडिंग रखते जाएंगे तो बाद में आपको ही भारी पड़ेगा. ये सब जो काम है अगर हमारी क्लास ओपन होती है जल्दी तो तब मैं देखूँगी, या फिर बीच में कोई भी एक दिन मैं ऐसा आप लोगों के लिए रखूँगी जहाँ पे आप लोगों की बुक वगैरह चेक होगी, मैं मंगवा कर चेक करवाऊँगी. तो इसलिए प्लीज़ आप लोग अपना काम पेंडिंग मत रखो. अभी टाइम है आप लोगों के पास में, जो टाइम है उसी को यूटिलाइज़ करो और उसी में अपनी पढ़ाई अच्छे से करो. ठीक है. तो यहाँ पे हमारी ये पोएम जो है वो ओवर हो जाती है. नेक्स्ट लेक्चर में मैं सेकेंड लेसन जो आपका है डिक विटिंगटन एंड हिज कैट, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत मज़ा आएगा वो पढ़ने में. इंशाल्लाह वो स्टार्ट करेंगे. अभी के लिए इतना ही. ठीक है. ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो, बार बार रिपीट करो, अपनी पोएम को रिसाइट करो और इसके क्वेश्चन आंसर्स खुद से करने की कोशिश करो. जज़ाकल्लाह. थैंक यू.